तो बच्चों हमने पढ़ा था कि घाटे का बजट क्या होता है कि जब सरकार का व्यय तो अधिक होता है और सरकार की आय कम होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, घाटे का बजट। हमने ये भी जाना था कि आजकल कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लोकतांत्रिक सरकारें घाटे का बजट बनाती है, और घाटे का बजट बनाने के लिए जो सरकार है उस घाटे की पूर्ति कहाँ से करती है, ऋण लेकर करती है, जो कि वो कई तरीके से ऋण प्राप्ति कर सकती है। विदेशों से ऋण ले सकती है, जनता से ऋण ले सकती है, और आरबीआई से भी वो ऋण लेकर इस घाटे की पूर्ति करती है। तो ये घाटे का बजट सरकार को बनाना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी विकास योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। सरकार चाहती है कि जो विदेश हैं उनमें बहुत सारे देशों के बीच वो अपना वर्चस्व कायम कर सके। यही तो सरकार का लक्ष्य होता है कि अपनी जो जीडीपी है वो बढ़ सके, राष्ट्रीय आय बढ़ सके, और इसके लिए सरकार को व्यय भी अधिक करना होता है, क्योंकि लोगों के पास यदि मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तभी तो वो क्या करेंगे, अधिक से अधिक विकास कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए घाटे का बजट बनाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये घाटा किस किस प्रकार का होता है जो कि सरकार के बजट में दर्शाया जाता है। तो ये जो घाटा है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जब सरकार का व्यय तो अधिक होता है और सरकार की आय कम होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, घाटे का बजट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, बजट घाटा, बजट डेफिसिट क्या होता है, जब सार्वजनिक व्यय तो अधिक होता है और सार्वजनिक आय क्या होती है, कम होती है। अर्थात माना सरकार को जो आय प्राप्त हो रही है वो तो कितनी हो रही है, 80 करोड़ रुपए, और सरकार व्यय कितना कर रही है, 100 करोड़ रुपए। तो ये जो 20 करोड़ रुपए है वो क्या हो गया, सरकार का घाटा हो गया। तो बजट में जो ये बजटीय घाटा जो दर्शाया जाता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता। वैसे तो घाटे का बजट बनाना क्या होता है, सरकार के लिए अति आवश्यक होता है। इससे देश में कल्याणकारी योजनाएं, विकासात्मक योजनाएं चलती है, लेकिन ये घाटा सरकार के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी पूर्ति सरकार कहाँ से करती है, ऋण लेके करती है, और इसके लिए सरकार को ब्याज भी अदा करना होता है। तो आप भी जानते हैं ना कि ऋण लेना तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। तो ये बजटीय घाटा सरकार के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की आर्थिक स्थिति के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ देख चुके हैं कि सार्वजनिक व्यय तो अधिक होता है और सार्वजनिक आय कम होते हैं। जो विभिन्न प्रकार के घाटे कौन कौन से होते हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, आपकी बुक में भी सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि कौन कौन से घाटे हैं जो कि बजट में दर्शाए जाते हैं। तो जो सबसे पहले घाटा आता है वो है राजस्व घाटा, जिसे कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो राजस्व है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, और घाटे को क्या बोलते हैं, डेफिसिट। तो क्या बन गया, राजस्व घाटे को हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है बच्चों, तो यह है रेवेन्यू डेफिसिट। तो हमने पढ़ा था, हमने जब बजट के प्रकार पढ़े थे तो हमने पढ़े थे ना कि 2 प्रकार के बजट होते हैं, एक तो होता है राजस्व बजट और एक होता है पूंजीगत बजट। तो जो राजस्व बजट है उसमें हमने देखा था एक तो होती है राजस्व प्राप्तियां और एक होती है राजस्व व्यय। तो राजस्व प्राप्तियां जो कि कर से प्राप्त होती हैं, गैर कर से प्राप्त होती हैं, और जो राजस्व व्यय जो कि आयोजना व्यय होते हैं और आयोजना भिन्न व्यय होते हैं, यही हमने अध्ययन किया था। यदि आपने सेकंड पार्ट को अच्छे से देखा होगा तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। तो पहले आप सेकंड पार्ट को अच्छे से पढ़ें, तभी आप इस घाटे को समझ में पाएंगे। तो क्या है बच्चों, तो राजस्व जो प्राप्तियां हैं अर्थात कर राजस्व और गैर राजस्व, ये तो होते हैं कम, और राजस्व व्यय अर्थात आयोजना व्यय और आयोजना भिन्न व्यय ये होते हैं ज़्यादा। तो उसे ही हम कहते हैं राजस्व घाटा। कहने का तात्पर्य है कि राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व आय यदि कम होती है, या फिर हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि राजस्व आय की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होता है, तो उसे ही हम कहते हैं राजस्व घाटा। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर आपके सामने इसका क्या दे रखा है, सूत्र भी दे रखा है, जो कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय तो होता है अधिक और राजस्व प्राप्तियां होती हैं कम। कहने का तात्पर्य है राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटाकर हम राजस्व घाटा ज्ञात कर सकते हैं। तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो इस तरीके से हम राजस्व घाटा प्राप्त कर सकते हैं। अब इस सूत्र को हम एलोबरेट भी कर सकते हैं कि राजस्व व्यय, इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे हमने पढ़ा था एक तो योजना के अंतर्गत किया जाता है व्यय, और एक होता है आयोजना भिन्न। हमने पढ़ा था ना कि जो योजना के अंतर्गत किए जाते हैं और जो आयोजना भिन्न व्यय किए जाते हैं, हमने पढ़े थे कि राजस्व व्यय कौन कौन से होते हैं, जिनसे कि किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, जैसे कि वेतन दिए जाते हैं, छात्रवृत्ति दी जाती है, पेंशन दिया जाता है, बेरोजगारी का क्या किया जाता है, भत्ता दिया जाता है। तो ये सारे व्यय कैसे होते हैं, राजस्व व्यय, जिनसे कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता। और उसमें भी हमने पढ़ा था एक तो योजनागत व्यय होता है और एक आयोजना भिन्न व्यय होता है। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गए, राजस्व व्यय।
ठीक है, आयोजना राजस्व व्यय और आयोजना भिन्न राजस्व व्यय। ठीक है, इसके बाद हमने राजस्व प्राप्तियों की बात की थी। एक तो करों से जो प्राप्त आय होती है, जो कि क्या होती है, जिसका सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कोई भुगतान नहीं करना होता। तो हमने देखे थे निगम कर, आयकर, जीएसटी, ये सब क्या होते हैं, कर से प्राप्त आय। और जो गैर कर से आय थी, अर्थात जो गैर कर राजस्व था, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि करों के अतिरिक्त जो आय प्राप्त होती है, जैसे कि फीस से, जुर्माना से, शुल्क से, इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति से जो आय प्राप्त होती है, वो सब आती है गैर कर राजस्व में, जिनसे क्या होता है, सरकार को कोई प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता। यही हमने अध्ययन किया था। तो यही यहाँ पर दे रखा है राजस्व प्राप्तियां कौन कौन सी है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। तो कहने का तात्पर्य बस यही है कि जो राजस्व घाटा होता है उसको ज्ञात करने के लिए आपको राजस्व व्यय, जिसमें कि आयोजना व्यय और आयोजना भिन्न व्यय आते हैं, उसमें से राजस्व प्राप्तियां जिसमें भी कर राजस्व और गैर कर राजस्व आते हैं, उनको घटाकर आप राजस्व घाटा ज्ञात कर सकती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब जैसे हम देखें कि जो राजस्व व्यय है सरकार का, वो तो हो जाता है, जैसे कि हमने उदाहरण में बताया 100 करोड़ रुपए, वो सरकार का व्यय, जो कि सरकार वेतन में, पेंशन में, जिनसे कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा, छात्रवृत्ति में, बेरोजगारी भत्ते में सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करती है। लेकिन जो सरकार है उसको करों से या गैर करों से जो प्राप्त आय है वो कितनी होती है, 80 करोड़ रुपए। ये तो सरकार का क्या हो गया, व्यय। कौन सा व्यय, राजस्व व्यय। और ये सरकार की हो गई आय या प्राप्तियां, 80 करोड़ रुपए राजस्व। तो इस प्रकार से इन दोनों का डिफरेंस अर्थात 20 करोड़ रुपए सरकार का क्या हो गया, राजस्व घाटा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब सरकार का जो सरकार ये जो राजस्व घाटा है, वो यदि सरकार का बढ़ता है, यदि देश में राजस्व घाटा अधिक होता है, तो ये देश की आर्थिक स्थिति के लिए सही नहीं है। हमने अभी बात की थी ना कि कोई भी प्रकार का घाटा देश की आर्थिक स्थिति के लिए सही नहीं है। तो इसको कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, क्या करे, अपने जो व्यय है, वेतन है, पेंशन है, यह है, छात्रवृत्ति है, इनको कम कर दे। यही हो सकता है ना कि व्ययों को तो कम कर दे और आयों को बढ़ा दे। तो आय जैसे कि कर से प्राप्त जो आय है वो बढ़ा दे, लेकिन करों से यदि आय प्राप्त हो रही है उसको यदि सरकार बढ़ाती है तो देश के जो जनता है उसमें क्या होता है, असंतोष पैदा होता है, क्योंकि कर से क्या होती है, सरकार जो जनता है उसकी आय ले ली जाती है, तो उससे असंतोष होता है। तो गैर करों से जो प्राप्त आय है वो सरकार बढ़ाकर और व्ययों को कम करके क्या कर सकती है, अपना जो राजस्व घाटा है उसको कम कर सकती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। राजस्व घाटे में राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, जैसा कि हमने बताया राजस्व व्यय अधिक होता है राजस्व आय से। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर है कि हम राजस्व घाटे में क्या बात करेंगे, जहाँ राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटा देंगे, यहाँ व्यय अधिक होता है राजस्व प्राप्तियों से। ठीक है, अगला घाटा देखिए कि अगला घाटा कौन सा है बच्चों। अगला घाटा है राजकोषीय घाटा, या इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अभी हमने केवल राजस्व की बात की थी, अब राजकोषीय की बात कर लेते हैं। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, जो कुल प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियों में भी कौन सी प्राप्ति को छोड़ दिया, ऋणों के अतिरिक्त। अब हमने जब बजट की बात की थी तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये चीज़ अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे का लेसन आपको समझ में ही तब आएगा। तो हमने जब बजट के प्रकार पढ़े थे तो हमने पढ़ा था जो बजट है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है राजस्व और एक होता है पूंजीगत। यही हमने चर्चा की थी कि दो प्रकार का बजट होता है, एक तो होता है राजस्व और एक होता है पूंजीगत। अब जो राजस्व है वो भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राप्तियां और एक होता है व्यय। और जो पूंजीगत है वो भी दो प्रकार की होती है, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कुल व्यय है, कुल व्यय कौन सा, जिसमें राजस्व व्यय भी आ जाएगा, राजस्व व्यय भी आ जाएगा और पूंजीगत व्यय भी आ जाएगा। मतलब दोनों प्रकार का जो व्यय है वो अधिक होता है किससे, कुल प्राप्तियों से। किससे, कुल प्राप्तियों से। कौन सी प्राप्ति, राजस्व भी और पूंजीगत भी। अब इसमें पूंजीगत में ऋणों को शामिल नहीं किया जाएगा, ऋण है इसको शामिल नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आपने राजस्व और पूंजीगत दो अवधारणा पढ़ी बजट में। तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, ये दोनों प्राप्तियां, इसमें भी आप ऋणों को हटा दीजिए। ऋणों को हटाना इसीलिए है क्योंकि जो ऋण है वो तो सरकार के द्वारा बजट जो घाटा है उसको पूर्ति करने के लिए ही जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से ऋणों को तो आपको हटाना है। और जो कुल व्यय है जो कि राजस्व भी है और पूंजीगत भी है, तो व्यय तो आपको पूरे लेने हैं, राजस्व भी और पूंजीगत भी। प्राप्तियों में आपको ऋणों को हटा देना है, अदरवाइज जो राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां हैं उन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा। तो कहने का तात्पर्य राजस्व में केवल राजस्व शामिल किया गया था, राजकोषीय में कुल अर्थात राजस्व और पूंजीगत दोनों शामिल किया जाता है, किंतु प्राप्तियों में, पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों को हटा दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है।
समझ में आ गया। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल प्राप्तियां, कौन सी प्राप्तियां, कुल ऋणों के अतिरिक्त। ऋणों के अतिरिक्त पूंजीगत जो ऋण लिए जाते हैं ना, मैंने आपको बताया भी था कि पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण आता है, आता ही नहीं आता, तो उसके अतिरिक्त उधार भी ले लो, जो भी देनदारी है सबको शामिल कर लो, केवल ऋण को शामिल नहीं करेंगे। तो ऋणों के अतिरिक्त और जो कुल व्यय है, व्यय जो हमने बात की थी राजस्व व्यय भी और पूंजीगत व्यय, इन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने पूरा फॉर्मूला बन गया, कुल प्राप्तियां ऋणों के अतिरिक्त माइनस कुल व्यय, जिसमें राजस्व व्यय पूंजीगत दोनों हो। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुल व्यय तो अधिक होता है, आप कहेंगे कुल व्यय तो अधिक होता है, कुल प्राप्तियां तो कम होती है, तो दोनों को कैसे घटाएंगे, तो ऋणात्मक आएगा, आ जाएगा ना। तो आप इसको कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को घटाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है, कुल प्राप्तियों में ऋणों के अतिरिक्त जरूर मेंशन करना है, क्योंकि इसमें ऋण शामिल नहीं किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सरकार की कुल ऋण संबंधी आवश्यकता को राजकोषीय घाटा बताता है। जैसे कि हमने माना कि सरकार को राजस्व और पूंजीगत, ठीक है, दोनों से जो कुल प्राप्तियां हैं वो कितनी हुई, सरकार को 200 करोड़ रुपए, कितनी हुई, 200 करोड़ रुपए ऋणों के अतिरिक्त, ऋण यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। और इसके बाद कुल व्यय, जो सरकार का जो कुल व्यय है राजस्व और पूंजीगत, वो होता है 250 करोड़ रुपए। कितना होता है बच्चों, 250 करोड़ रुपए। तो इन दोनों का जो अंतर है, ये तो है सरकार की कुल प्राप्तियां 200 करोड़ रुपए ऋणों के अतिरिक्त, और 250 सरकार का कुल व्यय है, जो कि राजस्व भी है और पूंजीगत भी है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाता है बच्चों, राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो ये इन दोनों का अंतर कितना होगा, 50 करोड़ रुपए। अब ये सरकार जो 50 करोड़ रुपए सरकार का जो राजकोषीय घाटा होगा, उसकी पूर्ति सरकार कहाँ से करेगी, ऋण लेके ही तो करेगी, क्योंकि घाटे की पूर्ति सरकार ऋण लेके ही करती है, क्योंकि सरकार को व्यय तो अधिक करना हो रहा है और सरकार की प्राप्तियां कम है, तो सरकार उसकी पूर्ति कहाँ से करेगी, ऋण लेके करेगी। तो 50 करोड़ रुपए सरकार की ऋण संबंधी आवश्यकता हुई नहीं हुई, तो राजकोषीय घाटा सरकार की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को बताता है। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह है कि इसमें ऋण तो शामिल होते ही होते हैं, साथ में उनका जो ब्याज है जो कि सरकार को चुकाना है वो भी इसमें शामिल होता है। तो 50 करोड़ रुपए में ऋण और ऋण का जो ब्याज है वो दोनों शामिल होंगे। तो क्या होता है राजकोषीय घाटा, ऋण संबंधी आवश्यकता को बताता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो राजस्व और पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं ऋणों के अतिरिक्त, और राजस्व व पूंजीगत व्यय है, उन दोनों का क्या होता है, ये अंतर होता है। ठीक है बच्चों, तो ऋण संबंधी आवश्यकता को बताता है, अर्थव्यवस्था की वर्तमान आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों चीजें शामिल होती है। तो अर्थव्यवस्था कौन सी वर्तमान आर्थिक स्थिति है, सरकार को कितना ऋण लेना हो रहा है, सरकार को कितना घाटा हो रहा है कुल राजस्व और पूंजीगत से भी, तो इसीलिए सरकार की और देश की जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है उसको राजकोषीय घाटा प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद राजकोषीय घाटा का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है बजटीय घाटा। उसमें आप उधार भी शामिल कर लो और समस्त देनदारियां भी शामिल कर लो, तो ये इसका एक नया फॉर्मूला बनता है किसका, राजकोषीय घाटा का, कि बजट घाटा प्लस में जो उधार है प्लस में जो समस्त देनदारियां हैं उनको यदि शामिल कर लिया जाता है तो हमारा कौन सा बनता है, हमारा बनता है राजकोषीय घाटे का एक नया फॉर्मूला। तो फिस्कल डेफिसिट आपको समझ में आ गया। इसका जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो यही है कि जो कुल प्राप्तियां होती है ऋणों के अतिरिक्त, उसमें से कुल व्यय जो कि राजस्व और पूंजीगत दोनों होते हैं उसका माइनस करने से हमें राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है, जो कि ऋण संबंधी आवश्यकता को बताता है। इसमें ऋण के साथ साथ जो ब्याज अदायगी है वो भी शामिल होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें, तो आगे के लिए आता है आपका वित्तीय घाटा, जिसे कि बोलते हैं फाइनेंशियल डेफिसिट। ठीक है, अब यहाँ पर बस उसी के आधार पर देखा जाएगा राजस्व और पूंजीगत। तो यहाँ पर क्या है, जो राजस्व प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां हमने पढ़ी थी कौन कौन सी, आपको याद होगी, राजस्व और पूंजीगत हमने दो बात की थी। तो राजस्व प्राप्तियों में हमने देखा था एक तो होती है कर राजस्व और एक होता है गैर कर राजस्व। कुछ याद आ रहा है, तो वही होती है राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों में से कुल व्यय कौन सा, राजस्व और पूंजीगत दोनों। समझ में आ रहा है, जो प्राप्तियां हैं वो तो केवल राजस्व ही है, उसके अंदर पूंजीगत प्राप्तियां शामिल नहीं है। पूंजीगत प्राप्तियां ऋण, उधार, समस्त देनदारियां ये कोई शामिल नहीं है, केवल राजस्व प्राप्तियां जो कि करों से प्राप्त होती है और गैर करों से प्राप्त होती है, जिसके बदले में सरकार को कोई प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता उसमें। और कुल व्यय मतलब राजस्व और पूंजीगत दोनों, ठीक है, उनका अंतर कहलाता है वित्तीय घाटा, फाइनेंशियल डेफिसिट।
समझ में आ गया, प्राप्तियां केवल राजस्व, जबकि व्यय राजस्व और पूंजीगत दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये मध्य अंतर है, उसको वित्तीय घाटा कहते हैं। यह सरकारी कोष, सरकार की कोष में कितनी वास्तविक स्थिति है, क्या दशा चल रही है, उसको ये बताता है। कौन सा घाटा? वित्तीय घाटा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। वित्तीय घाटा है, इसका भी दूसरा फॉर्मूला दे रखा है, बजटीय घाटा प्लस शुद्ध ऋण। ठीक है, एक और फॉर्मूला इसका जो हमने बात की, कुल राजस्व प्राप्तियां, इसमें से कुल व्यय कौन कौन से? राजस्व, व्यय, पूंजीगत। हमने अभी यही बात की थी ना कि कुल राजस्व प्राप्तियां, उनमें से किसको माइनस कर देंगे? कुल व्यय। कुल व्यय राजस्व प्लस पूंजीगत। जो कुल व्यय तो क्या होता है? अधिक होता है, और राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? कम होती है, तो उसे ही हम कहते हैं वित्तीय घाटा। इसका एक फॉर्मूला बजटीय घाटा जो होता है वो, प्लस में शुद्ध ऋण जो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, उसको जोड़कर भी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? वित्तीय घाटा ज्ञात कर सकते हैं। तो समझ में आ गया। आपको ये याद रखना है कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो, और कुल व्यय जिसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों आते हैं, उनका अंतर कहलाता है वित्तीय घाटा। ये जो क्वेश्चन है वो छोटी टिप्पणी में भी पूछे जा सकते हैं कि वित्तीय घाटे को बताइए, राजकोषीय घाटे को बताइए, प्राथमिक घाटे को बताइए, या इनके क्या फॉर्मूले हैं, एक नंबर में पूछ लेते हैं। तो आपको इस तरीके से इन सारी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, अगला घाटा देखें। जो अगला घाटा है वो आता है प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। हमने अभी राजकोषीय घाटे की बात की थी ना, तो राजकोषीय घाटे में हमने क्या किया था? जो कुल प्राप्तियां हैं जिसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों शामिल होती है, लेकिन ऋणों के अतिरिक्त, उसमें से हमने क्या माइनस किया था? जो हमारा कुल व्यय है जिसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों शामिल होता है, उसका जो अंतर है वो क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। और वो अंतर जो होता है उसको क्या करते हैं? ऋण संबंधी आवश्यकता को बताता है राजकोषीय घाटा। ये भी हमने बात की थी। तो उस ऋण में ब्याज भी शामिल होता है। हमने ये भी बात की थी ना कि ऋण में ब्याज भी शामिल किया था। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि 200 करोड़ रुपए सरकार की क्या है? प्राप्तियां हैं, जबकि 250 करोड़ रुपए सरकार का क्या है? व्यय। तो सरकार के ऋण संबंधी आवश्यकता कितनी हुई? 50 करोड़ रुपए। तो इस ऋण में सरकार का क्या होता है? ब्याज भी शामिल होता है, जो कि सरकार को पे करना होता है। अब यदि हम ये मान लें कि इसमें से 40 करोड़ रुपए तो सरकार की क्या है? ब्याज, सरकार की शुद्ध ऋण है, और जो 10 करोड़ रुपए है वो सरकार को क्या करने हो रहे हैं? सरकार को ब्याज अदायगी करनी हो रही है। तो ये 50 करोड़ रुपए में से यदि हम 10 करोड़ रुपए माइनस कर दें, 50 करोड़ रुपए सरकार का राजकोषीय घाटा हो गया और 10 करोड़ रुपए सरकार को ब्याज अदायगी हो गई। तो ये जो 40 करोड़ रुपए जो बचते हैं वो सरकार का प्राथमिक घाटा कहलाएगा। कहने का तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को माइनस कर लें, अर्थात जो सरकार की शुद्ध ऋण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उसे बताता है प्राथमिक घाटा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो राजकोषीय घाटे में से क्या कर देंगे? ब्याज अदायगी को माइनस कर देंगे। सरकार द्वारा दिए गए ऋण में से पिछले ऋणों की ब्याज राशि भी सम्मिलित होती है, जिसे राजकोषीय घाटे में से घटाकर प्राथमिक घाटा प्राप्त करते हैं। क्योंकि सरकार जो भी ऋण लेता है उसमें पिछले ब्याज की राशि भी तो शामिल होती है, तो उसको हमें माइनस करना है। इससे पता चल जाएगा कि सरकार को शुद्ध कितने ऋण की आवश्यकता है, तो उसे हम क्या करेंगे? राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक घाटा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यह सरकार की शुद्ध ऋण संबंधी आवश्यकता को बताता है। यही हमने बात की कि जो सरकार को कितने ऋण की आवश्यकता है, क्योंकि ब्याज के साथ जो ऋण है वो तो पिछले वर्ष का ब्याज हो गया, तो उसको हमको शामिल नहीं करना है, केवल शुद्ध ऋण हमको देखना है। जैसा कि मैंने अभी आपको इस एग्जाम्पल में बताया, 40 करोड़ रुपए। तो बच्चों समझ में आ गया क्या होता है प्राथमिक घाटा? तो हमने क्या देखे? जो विभिन्न प्रकार के घाटे हैं उसका हमने अध्ययन किया, जिसमें कि हमने वित्तीय घाटे के बारे में देखा, प्राथमिक घाटे के बारे में देखा, राजस्व घाटे के बारे में देखा और राजकोषीय घाटे के बारे में देखा। इसके विभिन्न फॉर्मूलेज देखे, एग्जाम्पल्स देखे। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा घाटा होता है, और कोई भी घाटा होता है वो देश के लिए आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि सरकार को इसमें ऋण लेना होता है, नहीं लेना होता, लेकिन फिर भी सरकार घाटे का बजट बनाती है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए, कल्याणकारी योजनाओं में पैसा लगाने के लिए, लोकतांत्रिक सरकारों के लिए अति आवश्यक भी ये बन गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसी के साथ आपका बजटीय घाटा खत्म होता है कि क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे से याद रखना है। इनके फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि टिप्पणी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।